अगला टॉपिक है बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर से हमें क्या क्या चीज़ें दिमाग में तुरंत आ जानी चाहिए बिफोर इवन स्टार्टिंग द टॉपिक, वो ये है कि ये स्टैटिक पोर्शन में किस तरीके से रेलेवेंट है। स्टैटिक में ये किस तरीके से रेलेवेंट है। देखिए रेलेवेंसी इसकी ये है कि ये एक्चुअली में पार्लियामेंट के, ध्यान से समझिएगा, ये एक्चुअली पार्लियामेंट के अमेंडिंग पावर को, पार्लियामेंट के अमेंडिंग पावर को, क्या अमेंड करने की पावर है इसको, कॉन्स्टिट्यूशन को जो अमेंड करता है ये। सो पार्लियामेंट की अमेंडिंग पावर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये जो है उसके पास, इस पर्टिकुलर पावर को लिमिट करता है या लिमिटेशन इंपोज करता है इसके ऊपर रीजनेबल रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन प्रोवाइड करता है। इसको पार्लियामेंट के इस अमेंडिंग पावर को जस्ट और फेयर और नॉन आर्बिट्ररी बनाता है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि देखो पार्लियामेंट जो है वो अल्टीमेटली एमपीज से बनता है, और एमपीज जो हैं इनकी मेजॉरिटी में या तो वो पार्टी पावर में रहेगी या तो वो ऑपोजिशन में रहेगी, यही होगा। तो जो लोग पावर में होंगे और जो लोग ऑपोजिशन में होंगे ये अल्टीमेटली क्या है, एग्जीक्यूटिव्स हैं। जो पावर में हैं वो क्या है, वो एग्जीक्यूटिव हैं और लेजिस्लेचर भी हैं, दोनों हैं। लेकिन जो अपोजिशन के एमपीज हैं वो सिर्फ और सिर्फ लेजिस्लेचर है। तो हमारा देश क्या है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है। सेलियन फीचर्स में हम लोगों ने पढ़ा है इसे, पार्लियामेंट्री सिस्टम। और पार्लियामेंट्री सिस्टम में लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव में क्या कहा जाता है कि एग्जीक्यूटिव्स जो हैं, एग्जीक्यूटिव्स आर रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। और ये टू द लेजिस्लेचर है, यानी कि ये टू द लेजिस्लेचर कैसे रहेंगे, क्योंकि इनको अपोजिशन के एमपीज की वोट के सहारे बिल पास करना पड़ता है। और अगर ये लोग अपनी मनमानी करने लगे, अगर ये पार्लियामेंट में मेजॉरिटी पार्टी किसी की है और ये लोग मनमानी करने लगे, तो इनको रोकेगा कौन? अभी तो हम कह रहे हैं कि एग्जीक्यूटिव्स आर रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, यानी कि अगर मान लो अच्छी खासी तगड़ी अपोजिशन है और लोकल अच्छी खासी तगड़ी अपोजिशन है और जो पार्टी पावर में है उसके पास थंपिंग मेजॉरिटी नहीं है, फिर क्या होगा? फिर अगर वो कोई भी चीज कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंड करना चाहेगी तो वो नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि एक स्ट्रांग अपोजिशन है, देयर इज अ चेक एंड बैलेंस विद इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम। लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि हमेशा ऐसा ही रहेगा? जैसे अभी सरकार है, मोदी जी की सरकार है, ये एब्सोल्युटली मेजॉरिटी में है, थंपिंग मेजॉरिटी में है। अगर अपोजिशन वाले इसको रोकना चाहे तो भी नहीं रोक सकते हैं लोकसभा में। तो ऐसे सिचुएशन में अगर ये लोग अमेंड करते करते, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को अमेंड करते करते इस लेवल पे चले जाए कि दैट बिकम्स अनरीजनेबल, दैट बिकम्स अनफेयर, अनजस्ट, आर्बिट्ररी, तो क्या होगा? It will impact the basic features, it will impact the basic character, it will impact the nature of basic ethos of the Indian Constitution. ऐसा ना हो, इसीलिए हमें पार्लियामेंट के पावर के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगानी पड़ेंगी, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन। हमें पार्लियामेंट के अमेंडिंग पावर के ऊपर थोड़ा सा लिमिटेशन लगाना पड़ेगा। हमें अमेंडिंग पावर ऑफ पार्लियामेंट को जस्ट बनाना पड़ेगा, फेयर बनाना पड़ेगा, नॉन आर्बिट्ररी बनाना पड़ेगा। इसी नॉन आर्बिट्ररीनेस ऑफ पार्लियामेंट्री पावर, यानी कि सरकार के क्षमता को ही कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म भी कहते हैं। अब बात करते हैं, ये तो मैंने आपको इतनी डिटेल्स में बता दिया कि आप लोग शायद इसको नहीं भूलेंगे अब, लेकिन इसके अंदर और भी कुछ चीजें हैं। और वो ये है कि मान लेते हैं कि पार्लियामेंट्री फॉर्म में बेसिक स्ट्रक्चर का जो डॉक्ट्रिन है ये कब आया पहली बार? ये केशव नंदन भारती एक लैंडमार्क केस है। इस केस में पहली बार आया, और केशव नंदन भारती के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, डॉक्ट्रिन आई पहली बार 1973 में। केस किससे रिलेटेड था? मतलब कि केशव नंदन भारती किस केस से रिलेटेड था? बेसिक स्ट्रक्चर तो उसका जजमेंट आया है। उस केस में हुआ क्या था? हुआ यह था कि एक पिटीशन फाइल किया गया था अगेंस्ट द केरला गवर्नमेंट। ये केस केरला का है, केशव नंदन भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। तो एक पिटीशन फाइल किया गया था अगेंस्ट द स्टेट ऑफ केरला, जहां पे स्टेट ऑफ केरला का एक लॉ निकला था कि कंपल्सरी एक्विजिशन कर सकता है जमीन का सरकार अंडर द केरला लैंड रिफॉर्म्स एक्ट। अब बात यह है कि 1973 का केस है। उस समय फंडामेंटल राइट जो है, फंडामेंटल राइट के अंदर आर्टिकल 31 के अंदर राइट टू प्रॉपर्टी हुआ करता था, जैसा आज नहीं है, उस समय हुआ करता था। तो केरला गवर्नमेंट ने केरला लैंड रिफॉर्म एक्ट 1963 के तहत यह कहा था कि सरकार चाहे तो कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ लैंड कर सकती है। अब स्वाभाविक बात है कि अगर सरकार लैंड एक्वायर कर रही है तो किसी ना किसी का लैंड ले रही है, जिसका लैंड ले रही है उसका राइट टू प्रॉपर्टी का क्या? तो इसीलिए केरला गवर्नमेंट के खिलाफ फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन का चार्ज लगाकर इस एक्ट को चैलेंज किया गया, और साथ ही साथ आर्टिकल 25 और 26 को भी चैलेंज किया गया। क्यों? क्योंकि जिस लैंड को ले रही थी सरकार वो एक रिलीजियस लैंड है,
वहां पे एक मंदिर मस्जिद कुछ ना कुछ होने वाला है, रिलीजियस लैंड है, ठीक है। तो इतनी ग्रेव इशू पे मामला चल रहा है। इस केस को सुनने वाले जजेस की संख्या 13 थी, 13 जजेस बेंच। ये भारत का आज तक का लार्जेस्ट बेंच है। इससे पहले अब तक या इसके बाद अब तक 13 जजेस बेंच कभी बैठे नहीं, 11 तक बैठे हैं, 13 नहीं बैठे हैं। इस केस को सुनवाई के समय पे जो चीजें मेजरली सामने आई वो ये है कि क्या सरकार फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकता है, क्योंकि फंडामेंटल राइट तो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, पार्ट 3 है, तो क्या पार्लियामेंट पार्ट 3 को अमेंड कर सकता है? ये पहली चीज थी। दूसरी चीज थी कि केशव नंदा भारती को गोलकनाथ केस का इंटरप्रिटेशन देना था, क्योंकि गोलकनाथ ने कहा था कि नहीं कर सकता है, पार्लियामेंट जो है वो फंडामेंटल राइट को चेंज या अमेंड नहीं कर सकता है। तो गोलकनाथ के केस को भी इंटरप्रिटेशन की जरूरत थी। नेक्स्ट, आर्टिकल 368 जिसके तहत अमेंडमेंट करती है सरकार, उसके अंदर उसकी पावर कितनी है, उस आर्टिकल 368 की पावर कितनी, इसका भी इंटरप्रिटेशन जरूरी था। इसके अलावा 3 अमेंडमेंट एक्ट आए थे बीच में, 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट और 29th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ये 3 एक्ट आए थे। अब इन 3 एक्ट की वैलिडिटी चेक करनी थी, ठीक है। अब इसको समझते हैं कि किस तरीके से डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डेवलप हुआ था, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। 1951 का केस है एक, शंकरी प्रसाद केस। 1965 में एक और केस है, सज्जन सिंह केस। इन दोनों केसेस में कई लोगों को लगता है ये दोनों एक ही ईयर के हैं, तो यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन मत रखना। अगर एग्जाम में ईयर याद ना रहे तो ये बोल देना कि इन द फर्स्ट 2 इनिशियल केसेस ऑन द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, दैट इज शंकरी प्रसाद एंड सज्जन सिंह, ऐसे करके भी लिख सकते हो। इन दोनों केसेस में कहा गया था दैट पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग एफआर अंडर आर्टिकल 368। कैन अमेंड, पार्लियामेंट के पास ये क्षमता है। उसके बाद 1967 में गोलकनाथ के केस में यह कहा गया कि आर्टिकल 368 जो है उसके पास अमेंड करने की जो क्षमता है, उस क्षमता के अंदर पूरा कॉन्स्टिट्यूशन आता है सिवाय फंडामेंटल राइट्स के। सो फंडामेंटल राइट कैन नॉट बी अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट, ऐसा गोलकनाथ ने कहा। अब देखो, समझने की बात यह है कि सरकार चाहेगी, गवर्नमेंट चाहेगी कि तुम्हारा फंडामेंटल राइट किसी भी हालत में जरूरत पड़ने पर छीना जा सके, और जुडिशरी चाहेगी कि फंडामेंटल राइट किसी भी तरीके से सरकार छीन ना सके। सो बेसिकली जो बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन का जो इवोल्यूशन है, इट्स बेसिकली अ टसल बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। ये एक्चुअली में मेन थीम है इस पूरे इवोल्यूशन का। तो अब देखिए, शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह में कहा जा रहा है कि अमेंड कर सकती है पार्लियामेंट, यानी कि ये किसके फेवर में गया, ये पार्लियामेंट के फेवर में गया। गोलकनाथ में कहा गया कि नहीं कर सकता, तो ये किसके फेवर में गया, ये जुडिशरी के फेवर में गया। अब ये जुडिशरी के अगेंस्ट में कुछ करना चाहिए, और क्या किया सरकार ने, ताकि गोलकनाथ के जो केस है जिसके अंदर जुडिशरी ने एफआर को ज्यादा तवज्जो दिया है और पार्लियामेंट की अमेंडिंग पावर को कम, ऐसे सिचुएशन में गोलकनाथ के केस को ओवररूल करना बहुत जरूरी है। तो सरकार ने क्या किया, 1971 और 1972 में 3 अमेंडमेंट लेकर आई। 71 में 24th अमेंडमेंट आया, 25th अमेंडमेंट आया, और 29th अमेंडमेंट 72 में आया। इसके तहत क्या क्या चीजें करेगी उसको समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 24th अमेंडमेंट की। इसमें कहा गया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैन लॉ और आर्टिकल 13, सो पार्लियामेंट कैन अमेंड। मतलब क्या है, मतलब यह है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर जो भी लॉ बनता है वो लॉ और आर्टिकल 13 के अंदर जो लॉ है वो लॉ, ये दोनों अलग अलग हैं, इसीलिए पार्लियामेंट जो है अमेंड कर सकता है। यानी कि आर्टिकल 13 के अंदर, अंडर आर्टिकल 13 के अंदर जो लॉ का डेफिनेशन है, वो लॉ का डेफिनेशन इज नॉट इक्वल टू द लॉ का डेफिनेशन विच इज अंडर आर्टिकल 368। और क्योंकि ये दोनों अलग अलग हैं, इसीलिए 368 के तहत अमेंडमेंट किया जा सकता है। 25th अमेंडमेंट में क्या कहा गया, 25th अमेंडमेंट में कहा गया कि राइट टू प्रॉपर्टी को कर्टेल किया जा सकता है, प्रोवाइडेड कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा। इस चीज को मान लिया गया। दूसरा चीज कहा गया कि प्रीसीडेंस देना पड़ेगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को प्रीसीडेंस देना पड़ेगा ओवर फंडामेंटल राइट्स। लेकिन दिक्कत यह थी कि इसके अंदर बोला गया था सारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को प्रेफरेंस देना पड़ेगा ओवर फंडामेंटल राइट। और उसके बाद जब ये मामला कोर्ट में पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, सारे डीपीएसपी, सारे डायरेक्टिव्स को तो हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे ओवर फंडामेंटल राइट, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो आर्टिकल 39B और C है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का, इसको हम प्रेफरेंस देंगे ओवर फंडामेंटल राइट। क्यों? क्योंकि दीज टू आर्टिकल promotes socialism and India is a socialist country, hence Indian socialism is a part of the basic structure.
बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। और अमेंडमेंट नंबर 29 में क्या कहा गया था? 29 में कहा गया कि भाई जितने सारे लैंड रिफॉर्म लॉज हैं उन सबको 9th शेड्यूल में डाल दो, क्योंकि 9th शेड्यूल के अंदर जितने सारे लॉ जाते हैं दे आर इम्यून फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू। यानी कि अगर कोई लॉ ऐसा है जो कि फंडामेंटल को तुम्हारी छीन रहा है तो भी तुम उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते, सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर सकता अगर उस लॉ को 9th शेड्यूल के अंदर रखा गया तो। ठीक है, सो दैट्स दी चालाकी ऑफ द सरकार। उसके बाद आता है हमारा लैंडमार्क केस केशव नंदा भारती, जिसके साथ हम लोग ये करंट टॉपिक पढ़ रहे हैं। इसमें यह है कि नहीं, केशव नंदा भारती में कहा गया है कि नहीं, आप पार्लियामेंट के पास ये क्षमता है कि वो अमेंड कर सकता है, लेकिन यह कहा गया कि वो सिर्फ तब तक जब तक कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर वायलेट ना हो। तो एक नया कॉन्सेप्ट आ गया बेसिक स्ट्रक्चर का। थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या कहा जा रहा है। केशव नंदा के केस के बाद केशव नंदा ने कहा कि 24th अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें कहा गया कि पार्लियामेंट हैड द पावर टू अमेंड एनी और ऑल द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट, इस चीज को केशव नंदा भारती ने भी कहा है कि हाँ वो कर सकता है, लेकिन एक कंडीशन दिया है कि जो भी अमेंडमेंट आप कर रहे हो इट शुड नॉट ऑल्टर और डैमेज और डिस्ट्रॉय द एसेंशियल फीचर्स और द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच इज नोन एज द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। और उसके बाद उन्होंने करेक्ट भी किया है गोलकनाथ केस को, जहां पे कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट आर्टिकल 368 कंटेन बोथ पावर एंड प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट एंड दैट अमेंडिंग पावर एंड द लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट वर डिफरेंट। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। अमेंडिंग पावर ऑफ द पार्लियामेंट का मतलब ये होता है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर रहे होते हैं, और लेजिस्लेटिव पावर्स का मतलब होता है कि जब पार्लियामेंट नॉर्मल लॉज बनाता है। तो अमेंडिंग पावर भी लेजिस्लेटिव पावर भी दोनों ही पार्लियामेंट के पास है, लेकिन जब पार्लियामेंट नॉर्मल लॉ बनाता है तो वो लेजिस्लेटिव पावर है उसका, और जब पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर रहा होता है तो वो उसका कॉन्स्टिट्यूएंट पावर है। तो एक ही हाउस है, उसके दो अलग अलग पर्पसेस हैं, जो कि गोलकनाथ के केस में हाईलाइट नहीं हो रहा था, उसको भी हाईलाइट किया गया। ठीक है, अल्टीमेटली क्या हुआ, केशव नंदा भारती ने जो भी जजमेंट दिया उस जजमेंट को इवेंचुअली मिनर्वा मिल्स केस, एसआर बोमाई केस, आईआर कोयलो केस सब में माना गया। आईआर कोयलो की खास बात यह है कि आईआर कोयलो ने कहा कि 9th शेड्यूल में जो भी लॉज हैं वो अब से जुडिशियल रिव्यू के अंडर आएंगे। तो ये एक नेगेटिव बात है, जो लोग खास करके घूस लेते हैं, जो खास करके घूस लेते हैं या इस तरह की हरकतें करते हैं, वो अपने कारनामों को छुपा कर रख सकते थे 9th शेड्यूल के अंदर, लेकिन अब नहीं कर पाएंगे बिकॉज दे विल हैव टू फेस द जुडिशियल रिव्यू प्रोसेस। ठीक है, तो ये था आपका बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का पूरा गुट्ठी। आई होप आपको समझ में आ गया है। और ये जो आप लिस्ट देख रहे हैं, वेरियस एलिमेंट्स ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रेजेंटली बेसिक स्ट्रक्चर का कोई डेफिनेशन नहीं दिया जा सकता बिकॉज इट इज एन एक्सक्लूसिव डेफिनेशन। नहीं है, इसको ओपन रखना जरूरी है, इंक्लूसिव नहीं बना सकते हैं इसको, क्योंकि जिस तरीके की हमारी सोसाइटी है या हमारी चेंजिंग सोसाइटी है, जिस तरीके की चेंजिंग सोसाइटी है, हमारी सोसाइटी में अलग अलग समय अलग अलग नीड्स पैदा होती हैं, उस हिसाब से हमारी बेसिक स्ट्रक्चर डेवलप करती है। इसीलिए सेक्युलरिज्म भी हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, वेलफेयर भी हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, सॉवरेनिटी भी बेसिक स्ट्रक्चर है, जुडिशियल रिव्यू भी बेसिक स्ट्रक्चर है, इंटीग्रिटी यूनिटी भी बेसिक स्ट्रक्चर है, रूल ऑफ लॉ भी बेसिक स्ट्रक्चर है, इक्वालिटी बेसिक स्ट्रक्चर है। सो यू सी देयर आर अ लॉन्ग लिस्ट, और वो भी एग्जॉस्टिव नहीं है। तो इसको ओपन जानबूझकर रखा गया ताकि हम लोग आगे और भी चेंजेस के साथ साथ उसके अंदर ऐड कर सके। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया है। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड।